Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों की चल रही है। अभी देखिए जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ, ये जो ऑनलाइन एग्जाम सीटेट के हुए थे उनके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। और देखिए जो क्लास है आप लोगों की CDP पेपर 1 के लिए है, और जो एक और आप लोगों की सीरीज चल रही है CDP पेपर 2 के लिए। तो देखिए दोनों ही बेनिफिशियल हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर 2 के लिए, क्योंकि देखिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ आप लोगों का लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है। तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही आप लोगों के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कथन ए यहाँ पर दिया गया है, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब भी हम कोई न्यू लेसन प्लान बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम पहले उसकी पूर्व चीज़ों को उससे पूछते हैं कि वो चीज़ें उसको पता है, उसके बाद हम नई चीज़ों को उससे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कथन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तर्क दिया गया है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों में, देखिए अगर संबंधित खंडों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, संबंधित खंडों में डिवाइड करके हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो यूज़फुल होता है, प्रभावशाली होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसकनेक्टेड। देखिए डिसकनेक्टेड चीज़ों में अगर आप बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए दोगे तो वहाँ पर क्या होगी, मान लीजिए एक प्रॉब्लम अलग है, दूसरी प्रॉब्लम उसका जो खंड है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा कि यहाँ पर जो विषय वस्तु हो उसकी जानकारी को असंबंधित खंडों में हम प्रस्तुत करें। तो देखिए तर्क यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, या फिर उन्हें विषय वस्तु को समझने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। देखिए जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। उनको काफ़ी मेहनत लगती है, ये पॉइंट भी गलत है। वो कैसे होते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, इनोवेटिव होते हैं आइडियाज़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। खोजी अधिगम, संयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान, या फिर निष्क्रिय नकल। देखिए पैसिव इमिटेशन बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर पूछी गई थी जो अप्रोच है किस चीज़ से रिलेटेड पूछी गई थी। यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अंडरमाइंस स्टूडेंट्स। देखिए कौन सी है जो कमतर आंकती है, और यहाँ पर सबसे कम कौन सी है, वो है निष्क्रिय नकल। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए खोजी अधिगम भी अच्छा होता है, संयोगात्मक अधिगम भी अच्छा होता है, और सहज अनुमान लगाना भी सही होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे कम कौन सा है, तो वो हो जाएगा निष्क्रिय नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी को कंठस्थ और स्मरण करने के लिए, देखिए आप लोगों को रोट मेमोराइजेशन नहीं करवानी है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाकर कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है। व्यवहार के अनुकूलन के लिए, या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। देखिए हम जब चीज़ों को रियल लाइफ चीज़ों से जोड़ते हैं, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती है, मीनिंगफुल लर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इसमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, या फिर गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है। भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है,
जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, या फिर भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, या फिर भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, फैसिलिटेट करती है। ना तो ऐसा है देखिए यहाँ पर कोई संबंध नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जिम्मेदार होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है, तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। देखिए बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद रखने के लिए देना। देखिए कंठस्थ याद नहीं कराना है। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। देखिए अगर यहाँ पर बात हो रही होती एनकरेज करने की किस चीज़ को, डाइवर्जेंट वेज को, तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन था वो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करने की बात हो रही, तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। रोट मेमोराइज नहीं कराना है। इसके अलावा फंक्शनल फिक्सनेस, देखिए हर किसी भी चीज़ को आप लोगों को स्थिर नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। क्षमता पर, समानता पर, अलगाव पर, या फिर पक्षपात पर। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए समावेशन की जो विचारधारा है वो किस चीज़ पर आधारित है, तो वो समता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना ही क्या होता है, पाठ प्रदान करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर। देखिए कंठस्थ स्मरण पर तो जोर नहीं देते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित हो, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम हो। लेव वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी बुद्धि है, उसके अंदर भाषाई है, संगीतीय है, स्थानिक है, या फिर अंतर व्यक्तिगत। देखिए इंटरपर्सनल कब होती है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को या उसकी मानसिक क्षमताओं को पहचान पाते हैं, तो वहाँ पर इंटरपर्सनल होती है। ठीक है, संगीतीय जहाँ पर हम लोगों के अंदर ताल लय होती है, उसकी समझ होती है, तो वहाँ पर संगीतीय बुद्धि होती है। भाषाई जहाँ पर कवि की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर भाषाई बुद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है कि मानसिक चित्रण वो कर पा रही है। ठीक है, इन जो परिवर्तन है इनमें वो कुशल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी बुद्धि उसके अंदर है, स्थानिक बुद्धि यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अधिगम के लिए आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, या फिर अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ना तो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ना ही नॉर्म रिफरेंट होता है, और ना ही टीचर ओरिएंटेड होता है, बल्कि कैसा होता है, कंटेक्सचुअल होता है, संदर्भित होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। अनम्य पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन, या फिर दुर्गम इमारती संरचना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जो वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी होते हैं उनके सफल समावेशन के लिए उचित समायोजन होना चाहिए, रीजनेबल एकोमोडेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। ज्ञान के निष्क्रिय, देखिए पैसिव रेसिपिएंट की तरह तो नहीं देखा जाता है। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किस चीज़ में, पेडागोजी में, जहाँ पर भी बच्चा ज्ञान का निर्माण कर रहा है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
जेंडर क्या है? एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात जैविक गुण है या फिर समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? तो देखिए जो जेंडर है वो क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, सोसाइटी द्वारा शेप किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना। देखिए ये हाईली ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर बात हुई देखिए अटेंशन की, अटेंशन इनके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पाई जाती है। तो ना तो ये देखिए यहाँ पर हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, ना ही वेरी अटेंटिव होते हैं कि कुछ ही टाइम के लिए ध्यान एकाग्र कर पाते हैं, इसके अलावा नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत सचेत होना, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान, देखिए धैर्यवान नहीं रहते हैं ये, लॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं सुन पाते। कोई भी टास्क इनको दिया जाता है तो वो बहुत प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इनको दिया जाता है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के लिए इनको नहीं बिठाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। रेस्टलेस होते हैं, आकुल होना जो है वो इनकी क्या है? इनके अंदर एक अभिलक्षण है जो हमेशा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? देखिए ये जो उदाहरण है ये किस चरण को यहाँ पर दर्शाएगा? तो देखिए आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, या फिर आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि ये किस चीज़ का पालन कर रहा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगनात्मक रूप से सोच पाते हैं? देखिए हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग जो बच्चे के अंदर आती है, इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती है? देखिए मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम ये चीज़ बता दी है। कौन सी स्टेज में आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, ये किस में आती है? ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि पहले देखिए यहाँ पर सीखने गिलास पकड़ना सीख लेते हैं पेन पकड़ने से पहले। तो देखिए शीर्षगामी सिद्धांत की वजह से, अधोगामी की वजह से, पारस्परिकता या संपर्क सिद्धांत की वजह से, या फिर बहिष्कार का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए बच्चों का जो विकास है प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल मीन्स कि बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से परिधि, देखिए केंद्र से परिधि, इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है वो बड़े काम, मतलब जैसे फुटबॉल को फेंकना, ये ग्लास पकड़ना, ये कार्य पहले करता है, लेकिन जो उसके बारीक काम होते हैं जैसे पेन पकड़ना, ये फिंगर्स का काम होता है उसका, ठीक है। तो जो फिंगर्स वाले काम होते हैं क्या होते हैं? ये परिधि पे जाता है, बच्चा एक्सट्रीम पर जाता है तो ये बाद में करना स्टार्ट करता है, ठीक है। पहले जो सेंटर वाले काम होते हैं वो बच्चा पहले स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर पेन पकड़ना सीखने से पहले बच्चा क्या कर रहा है? गिलास पकड़ रहा है, पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, और फिंगर्स का जो इस्तेमाल है वो बच्चा बाद में करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अधोगामी सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिए गए हैं जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े हैं। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे देखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक ग्लास के दूध को किसी अन्य ग्लास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे ग्लास में छोटे ग्लास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार यह तर्क क्या दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार्य, या फिर काल्पनिक निगनात्मक तर्क। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए बच्चा यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा है? देखिए एक ग्लास है, मान लीजिए ये एक बड़ा ग्लास है, यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा चौड़ा ग्लास ले लिया। अब बच्चे को क्या है यहाँ पर दूध करके दिया। देखिए सेम दूध इसमें किया गया है, लेकिन इसकी हाइट लंबी है और जो इसकी लंबाई है ये क्या है?
छोटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाइट तो कम है लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर जब यही सेम दूध इसमें किया गया तो वो उसको क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर कौन सी पॉइंट झलक रहा है, तो देखिए विकेंद्रीकरण में कठिनाई है बच्चे के। जीववादी सोच, देखिए जीववादी सोच में क्या होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, लाक्षणिक कार्य यहाँ पर नहीं होगा। काल्पनिक निगनात्मक तर्क का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। देखिए किस चीज़ में हो जाएगी, विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो रही है बच्चे को। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा यहाँ पर क्या है कि देखिए बच्चा यहाँ पर किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिफ़िकल्टी इन डिसेंटरिंग, कि बच्चा एकाग्र नहीं हो पा रहा है। उसको लग रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ अगर बड़े ग्लास में जो दूध किया गया है वो अगर हम चौड़ाई वाले ग्लास में कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर किस चीज़ में कि बच्चा सेंटर में नहीं है, केंद्रीकरण नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेंटरिंग हो जाएगा, विकेंद्रीकरण बच्चे के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, या फिर परिवार और आस पड़ोस। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी संस्था होती है जहाँ पर परिवार आप लोगों को दिखेगा वो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है। ग्रॉस मोटर स्किल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा होगा, भागना होगा, पकड़ना होगा, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, या फिर निचोड़ना। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो किस में है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 में। जब बच्चा रनिंग कर रहा है तो उसके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल है। इसके अलावा चीज़ों को पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, क्योंकि बच्चा किस चीज़ का, फिंगर्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है, निचोड़ना, स्क्वीज़ करना, तो ये क्या है, ये फाइन मोटर स्किल होती है, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट है व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करना, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता, या फिर अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो देखिए बच्चा कम्युनिकेशन तो यहाँ पर कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है वो कम्युनिकेशन करने में ही होती है। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन भी नहीं कर पाएंगे, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं टीचर, तो वो है व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो भ्रांतियाँ, कंसेप्शंस हमारे माइंड में आते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारी मीनिंगफुल लर्निंग का ही पार्ट होते हैं। कि जब हमारे अंदर कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, टीचर से डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो क्या करती है, हमारी लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तर्क दिया गया है, भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा घटित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए तर्क जो है यहाँ पर ए की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अधिगम की प्रकृति कैसी और कैसी है। देखिए सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है। निष्क्रिय तो देखिए होगी नहीं, तो यहाँ पर तो एक काट दीजिए। इंडिविजुअल नहीं होती है बल्कि क्या होती है, सामाजिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। स्मृति सहायक विधियाँ, अन्वेषण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, या फिर कलन विधि। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पर सही होती हैं। तो देखिए स्मृति सहायक विधियाँ भी बिल्कुल सही हैं, अन्वेषण खोज भी बिल्कुल सही है, और कलन विधि भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्थिरता जहाँ पर फिक्सनेस आ जाती है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हैं, इसके अलावा यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उच्च स्तरीय दुविधा समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा है, निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है, या फिर शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा
बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में आप लोगों को बताना था, तो यहाँ पर इनकी जो संतुलित भागीदारी होती है वो अधिगम को बढ़ाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, ना तो परफॉर्मेंस वाले करने हैं, ना ही फेलियर एक्सेप्टिंग और ना ही सक्सेस अवॉइडेंस, बल्कि कौन सा है, बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के लिए क्या करना है, आप लोगों को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित हो, अध्यापक केंद्रित हो, अधिगमकर्ता केंद्रित हो या फिर बहिष्कार केंद्रित हो। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर होता है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती है NEP पॉलिसी 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए लास्ट है आज का। देखिए, क्या अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि क्या चीज़ है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। देखिए, सकारात्मक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए निष्क्रिय नकल तो होगी नहीं, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समालोचनात्मक चिंतन की बात करें तो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, ये यूज़फुल होता है। ठीक है, ना कि नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो स्कीमा सक्रियता है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, और जो अधिगम अशक्ता है क्या होती है, लर्निंग डिसएबिलिटी, वो क्या करती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए संकल्पना मानचित्र जो होते हैं वो बच्चे की लर्निंग में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक की बात की गई है, तो ये भी यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज की क्लास देखिए यहीं पर आप लोगों की कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।